हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब लोगों को विदित ही है कि पीटीटी 2023 के लिए 2 ईयर एंड 4 ईयर डिग्री कोर्स के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन के लिए 5,000 रुपये फीस डिसाइड की गई थी, जो कि 5 जुलाई तक आपको जमा कराना है। और अभी केवल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है। 1 जुलाई से कॉलेज चॉइस फिलिंग का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। काउंसलिंग के लिए जो आपको कंप्लीट प्रोसेस करना होता है, उसमें पहले तो फीस जमा करवानी होती है और उसके बाद में अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कॉलेज सेलेक्ट करना होता है। ये सारी चीज़ें हम रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ऑलरेडी हेल्प वीडियो में आप लोगों को बता चुके थे। चॉइस फिलिंग जैसे स्टार्ट होगा उसका भी हम आपको वीडियो बना करके दिखा देंगे, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग आगे जो भी प्रोसेस करना है वो कर सकें। फिलहाल ये वीडियो बनाने के पीछे मेन मकसद ये है कि कुछ ऐसी इंक्वायरीज हैं जो हमारे पास हेल्पलाइन पे लगातार आ रही हैं, जो कि जनरल क्यूरीज हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये एक वीडियो के थ्रू आपको बताया जा रहा है। आप हेल्पलाइन पे कॉल करने की बजाय इस वीडियो को एक बार देख लें, ताकि आप पे छोटी मोटी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा एक क्यूरी आ रही है वो ये है कि कैंडिडेट कह रहे हैं कि मेरे 281 मार्क्स हैं, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, या मेरे 240 मार्क्स हैं, मैं इस कैटेगरी से हूँ, कोई रिजर्व कैटेगरी से है, कोई कट ऑफ में किसी अदर सब कैटेगरी से है। तो वो जानना ये चाह रहे हैं, पूछना ये चाह रहे हैं सब लोग कि क्या वो काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, ये चीज आपको जो अधिसूचना दी गई थी उसमें भी बताया गया है। और फिर हम आपको बता दें कि ये जो भी कैंडिडेट जिसने भी रजिस्ट्रेशन करके और एग्जाम दिया था, पीटीटी एंट्रेंस एग्जाम एग्जाम दिया है और उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, वो सब कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पीटीटी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई कट ऑफ नहीं है। ये शंकाएं निराधार हैं कि मेरे 281 है, मैं काउंसलिंग कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ। आप सब लोग कीजिए, जो भी एडमिशन लेना चाहता है आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। यदि आपकी कैटेगरी सब कैटेगरी की सीट अवेलेबल होगी और आप उस स्कोर में आ रहे होंगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी यहाँ आता है कि वो स्कोर कौन सा, तो वो स्कोर हर एक कॉलेज के लिए कैटेगरी वाइज अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि पूरे राजस्थान में हमने कह दिया कि एसटी का कट ऑफ जो है और 281 मार्क्स गए हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसे कॉलेज भी होंगे जो कि जिसमें सबसे ज्यादा डिमांडिंग कॉलेज कोई हो, मान लीजिए एक्स कॉलेज जो सबसे ज्यादा डिमांड में है, तो उसमें हो सकता है कि शुरू के है 200 स्टूडेंट्स की वजह से वो फुल हो जाए। तो कट ऑफ हर एक कैटेगरी का कॉलेज वाइज होगा, बट ऐसा नहीं है कि आपका 281 है तो आपका नहीं होगा। हो सकता है किसी ऐसी जगह को ऐसा कॉलेज जहाँ पर सीटें खाली हों आपकी कैटेगरी की या सब कैटेगरी की, तो आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाए। और एक संभावना और होती है कि जब ये काउंसलिंग का लास्ट प्रोसेस चल रहा होता है और किसी कैटेगरी की या सब कैटेगरी की सीटें खाली रह जाती हैं, तो उन सीटों को मर्ज कर दिया जाता है। अच्छा, सब कैटेगरी की सीटें हमेशा हॉरिजॉन्टल होती हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब, मान लीजिए कोई कैंडिडेट है एसटी और वो डाइवोर्स या विडो है, तो वो मान लो उस कॉलेज में एसटी की 15 सीटें हैं और 5 सीटें विडो की हैं। विडो डाइवोर्स के लिए 5 सीटें हैं। तो यदि कोई कैंडिडेट विडो की सीट पे सिलेक्ट होती है और वो एसटी की हैं, तो साथ में एसटी की सीट भी एक कम हो जाएगी। इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो जब किसी सीट पे लिए, जिस किसी कैटेगरी के लिए यदि
कैंडिडेट उपलब्ध नहीं होते हैं तो लास्ट के प्रोसेस में, जैसा कि राज्य सरकार के निर्देश होते हैं, सीटों को मर्ज कर दिया जाता है। तो ऐसे में हो सकता है कि किसी कैंडिडेट का जो कि जनरल का है फॉर एग्जांपल, और उसका स्कोर ऐसा था कि उसका हो नहीं पा रहा था एडमिशन, लेकिन जब सीटें मर्ज होंगी तो उसका सिलेक्शन हो सकता है। और ये सब हो सकता तभी है जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, कॉलेज चॉइस फिल करेंगे, उसके बाद ये संभावनाएं बनती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया और आप बाद में कहें कि नहीं सीटें खाली हैं मुझे एडमिशन दे दो, ऐसा नहीं होता। आपको फीस जमा करानी है, फीस जमा के बाद में आपकी फीस रिकनसाइल होने के बाद जब कॉलेज चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा तो आपको चॉइस फिल करना है। उसके बाद में संभावनाएं बनती हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा अकॉर्डिंग टू कट ऑफ। यदि हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है आपका सिलेक्शन तो जो भी प्रोसेस है उसके एक लास्ट डेट के बाद आपकी फीस जो है, कुछ अमाउंट प्रोसेसिंग चार्ज जो कि अधिसूचना में दे रखा है उसको काटते हुए बाकी का पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये थे जो सबसे ज्यादा क्यूरी आ रही थी कि भाई मेरे स्कोर इतना है, मेरा कट ऑफ ऐसा है, मेरा होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट जो खासकर 2 ईयर डिग्री कोर्स के लिए सबसे ज्यादा जो इंक्वायरी एक आ रही है कि भाई मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया है। तो देखिए, जब आपने फॉर्म भरा था रिजल्ट तो तब भी नहीं आया था। अभी यदि आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप जब रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे, ट्वेल्थ का तो क्योंकि रिजल्ट आ चुका है इसलिए ट्वेल्थ में तो जो भी अपीयरिंग थे उसको मार्क्स अपने भरने ही भरने हैं। ग्रेजुएशन में कुछ यूनिवर्सिटीज का रिजल्ट आने बाकी हैं, और जिनका भी रिजल्ट पेंडिंग है वो जब रजिस्ट्रेशन करेंगे काउंसलिंग के लिए तो उसमें भी रिजल्ट को अपीयरिंग सेलेक्ट कर लें तो प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जब कॉलेज अलॉट हो जाता है तब तक आपका रिजल्ट आना जरूरी है, क्योंकि कॉलेज अलॉट के बाद में आपकी रिपोर्टिंग होनी है। और रिपोर्टिंग आपके तभी हो पाएगी यदि आप एलिजिबल हैं, और एलिजिबिलिटी आपका रिजल्ट देख करके ही डिसाइड की जा सकती है। रिजल्ट कौन सा आपका? ग्रेजुएशन का। या कुछ कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं जिनके ग्रेजुएशन में परसेंटेज कम थी, वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्योंकि यह भी एक इंक्वायरी आ रही है कि मेरे यूजी में तो परसेंटेज इतना है, क्या मैं पीजी के बेस पे कर सकता हूँ क्या? हाँ, आप जरूर कर सकते हैं यदि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में परसेंटेज अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल जनरल है तो यदि आपके परसेंटेज 50 या 50 से ऊपर है परसेंटेज में तो आप कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन में आपकी कम थी कोई बात नहीं, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन से आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका रिजल्ट आया ही नहीं है, यदि आप पीजी के बेस पे भी कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन में तो आपका स्कोर कम था, पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पे आपने पार्टिसिपेट किया है, और पोस्ट ग्रेजुएशन का भी रिजल्ट तब तक आ जाना चाहिए जब तक कॉलेज अलॉट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप अलॉटमेंट चेक करने जाएंगे और आप अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करना चाहेंगे, उसके पहले सारे डॉक्यूमेंट आपसे अपलोड करवाए जाएंगे, आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, आपके एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, आपके रिजर्वेशन, जो कुछ भी डॉक्यूमेंट हैं जो कि जिस भी के भी बेस पे आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड हो रही है, वो सारे डॉक्यूमेंट आपसे अपलोड करवाए जाएंगे। तो ऐसे में यदि आपका रिजल्ट नहीं आया होगा तो आप आगे के प्रोसेस में शामिल ही नहीं हो सकते हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं कि आप फेल हैं या पास हैं, या आपकी परसेंटेज कितनी बनने जा रही है। तो ऐसे में आपकी एलिजिबिलिटी जो भी है वो डिसाइड करने तभी हो सकेगी यदि आपका रिजल्ट आया होगा। इसलिए अलॉटमेंट अभी तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलॉटमेंट जब होगी, कॉलेज अलॉटमेंट के टाइम तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। दूसरा एक जो 2 ईयर डिग्री कोर्स वालों के लिए रहता है, उन्होंने फॉर्म भरा था उस टाइम भी डिसाइड हुआ था कि आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट जो भी थे उसके बेस पे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे, और उसके बेस पे आपने बीएड के सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे, और वहाँ सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन भी थे कि आप ये सब्जेक्ट लोगे तो आपका ये सब टीचिंग सब्जेक्ट बन सकता है। तो कॉलेज अलॉटमेंट में जो भी आपके टीचिंग सब्जेक्ट हैं उसमें से एक भी यदि मैच हो जाता है तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा।
और जब आपको लगता है कि नहीं मेरे दोनों सब्जेक्ट उस कॉलेज में चलते हैं तो ही मैं पार्टिसिपेट करूंगा, तो आपको चॉइस फिलिंग के टाइम ही इस बात का ध्यान रखना है कि आप वही कॉलेज सेलेक्ट करें जिसमें कि वो दोनों सब्जेक्ट चलते हैं। क्योंकि यदि आपने दो कॉलेज सेलेक्ट करके और कोई से भी और साथ में डिस्ट्रिक्ट भी ले लिया, और डिस्ट्रिक्ट के सेलेक्ट करते ही फिर से वही कंडीशन बन जाएगी कि किसी एक के बेस पे आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। या एक और ऑप्शन मिलेगा आपको एनीवे राजस्थान, उसको आपने यस कर दिया तो आपको राजस्थान में कहीं पर भी यदि आपका एक सब्जेक्ट भी चलता होगा तो आपको वो कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा यदि हो पा रहा है तो। इसलिए कॉलेज सिलेक्शन 2 ईयर डिग्री कोर्स के लिए बहुत ध्यान से करें। 4 ईयर के लिए तो बीए का अलग और बीएससी का अलग हो रहा है, इसलिए वहां पर टीचिंग सब्जेक्ट की तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है। तो आपको इस तरीके से कॉलेज सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। आप खुद की एलिजिबिलिटी चेक कर लें, आपका रिजल्ट आ गया है तो उसके बेस पे फिर आगे की कार्रवाई में आप पार्टिसिपेट करें और कॉलेज अलॉटमेंट तक आपका रिजल्ट आ ही जाना चाहिए। नेक्स्ट ये रहता है सबसे ज़्यादा कि जो क्यूरी आ रही हैं कि मेरे परसेंटेज में 1 नंबर कम है, मेरे मैं जनरल कैंडिडेट हूँ, मेरे 50% मुझे चाहिए बट मेरे 49 पॉइंट समथिंग है। तो याद रखिए, एलिजिबिलिटी जो परसेंटेज दिखाई गई है उससे एक भी नंबर यदि कम होता है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। एलिजिबिलिटी के लिए आपका जो स्कोर है मिनिमम उतना होना ही चाहिए, उतने मार्क्स आपके एलिजिबिलिटी एग्जाम में होने ही चाहिए। यदि आप 12th के कैंडिडेट हैं और मान लीजिए 600 में से आपके 50% के लिए 300 से कम है, मान लीजिए 299 भी हैं, तो भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। एलिजिबिलिटी के लिए 1 नंबर भी कम होगा तो आप क्वालिफाई नहीं करते इस आगे के प्रोसेस के लिए। और फिर भी यदि आप पार्टिसिपेट करते हैं तो जब कॉलेज आपका एडमिशन करेगा तो उस टाइम आपका एडमिशन वो कैंसिल कर देगा। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। आपकी एलिजिबिलिटी आप चेक करेंगे और उसके बाद में कॉलेज चेक करेगा जो भी आपको अलॉट होता है। यदि आपने खुद अपने बेस पे इसमें एडमिशन ले लिया, फॉर्म भर दिया, तो आपका किसी भी लेवल पे एडमिशन कैंसिल हो सकता है। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो क्यूरी आ रही है वो सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, रिजर्वेशन से रिलेटेड। कुछ सर्टिफिकेट ऐसे होते हैं जो आपको बार बार नहीं बनवाने होते हैं, जैसे ST SC का है, या डाइवर्स विडो का है, या फिजिकली चैलेंज्ड का है। लेकिन कुछ जैसे कि EWS है, OBC है, MBC है, इनके राज्य सरकार के निर्देशानुसार जब तक वैलिड होगा उसके बाद में आपको बनवाना ही होता है, और ये आप जब रिपोर्टिंग होगी तब तक आपका वैलिड होना चाहिए। एक्सपायर हो चुका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना जाएगा। और ये तो जनरल चीज है जो सबको पता है कि ठीक है 6 महीने या साल तक ही वो चलता है, लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट जो क्यूरी आती है वो फीमेल कैंडिडेट के केस में है कि आउट ऑफ राजस्थान जो भी कैंडिडेट होते हैं उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट यहाँ नहीं मिलता है। मतलब आउट ऑफ राजस्थान के जो भी कैंडिडेट SC हैं, ST हैं, उनको राजस्थान में आने पर उनको जनरल की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। अब मान लीजिए आउट ऑफ राजस्थान के कोई लड़की है, ST है या SC है या OBC है, उसकी शादी राजस्थान में हो जाती है, तो ऐसे में उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका मूल निवास का राज्य, यानी जिसको स्टेट ऑफ बोनाफाइड अपन कहते हैं, वो राजस्थान नहीं है। और ये चीज तो जब अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस टाइम भी सामने आई होगी। उस टाइम हो सकता कुछ लोगों ने ST करके भर दिया हो कि हम तो राजस्थान में रह रहे हैं, लेकिन स्टेट ऑफ बोनाफाइड आपका जन्म का, या हम यूँ कहें कि मूल निवास किस राज्य के हैं, उसके अकॉर्डिंग उस सर्टिफिकेट का आपको बेनिफिट मिलता है। अब मान लीजिए आप राजस्थान के मूल निवासी नहीं थे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये कुछ ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं जो राजस्थान के बाहर के हैं लेकिन राजस्थान में रह रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, उनके आगे बच्चों का है, तो क्योंकि वो खुद राजस्थान के मूल निवासी नहीं हैं तो उनको रिजर्वेशन कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा।
ऐसे कैंडिडेट को जनरल कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया जाएगा, उनको किसी भी रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। और यदि किसी में मिलता है तो राज्य सरकार के निर्देशानुसार ही होता है। जनरली जो ST SC या जो अपनी मेन कैटेगरी है उसमें आउट ऑफ राजस्थान वालों को उस कैटेगरी का बेनिफिट कभी भी नहीं मिलता है। दूसरा जो क्यूरी आ रही है नेक्स्ट की, हम जब चॉइस फिलिंग करेंगे तो हमने 5 डिस्ट्रिक्ट भी ले लिए और फिर उसके बाद में किसी एक ही डिस्ट्रिक्ट के हमने कॉलेज ले लिया, 2 को डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज ले लिए, ये फिर हमने एनीवे राजस्थान कर दिया, तो हमें अलॉटमेंट किस तरीके से होगा? देखिए, जब भी अलॉटमेंट होता है सबसे पहले आपके द्वारा भरे गए कॉलेजेस पर अलॉटमेंट किया जाता है। मान लो आपने 35 कॉलेज भरे थे, तो सबसे पहले उन 35 कॉलेज में आपके लिए देखा जाएगा कि आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग या आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग उस कैटेगरी की सीट उपलब्ध है या नहीं है। यदि सीट है तो आपके द्वारा भरे गए कॉलेज के जो भी अपने प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग जो भी ऊपर प्रेफरेंस में अवेलेबल होगी, जहाँ भी सीट वहां पर आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। इन केस आपने 35 कॉलेज भरे, उसमें जगह नहीं थी, तो उसके बाद में आपने मान लीजिए 5 या 6 डिस्ट्रिक्ट भरे हैं, तो कॉलेज जो आपके जो डिस्ट्रिक्ट भरे हैं उसके प्रेफरेंस पे काम चलेगा। मान लीजिए सबसे पहले आपने जयपुर भरा, उसके बाद में नेक्स्ट आपने गंगानगर भर दिया, उसके बाद में आपने तीसरा बीकानेर भर दिया, फिर चौथा कोटा भर दिया। तो इसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में आपने भरा है उसी सीक्वेंस में आपको कॉलेज अलॉट होगा। अब आपने यदि एनीवे राजस्थान भी यस कर रखा है, तो उसके बाद में फिर होता क्या है कि जो आपने डिस्ट्रिक्ट भरे हैं 5, उसके बाद में राजस्थान में कहीं भी आपके कैटेगरी का यदि सब्जेक्ट सीट उपलब्ध है आपके सब्जेक्ट स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, तो आपको वहां दिया जा सकता है। यानी एनीवे राजस्थान में फिर आपको कहीं भी मिल जाएगा। इसलिए एनीवे राजस्थान बहुत ही ध्यान से सावधानी पूर्वक यस कीजिएगा, क्योंकि उसमें फिर आपको जहां भी मिलता है वहां पर आपको जाना होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि मैंने तो 35 कॉलेज भरे थे और मुझे तो इस डिस्ट्रिक्ट चॉइस पे मिला है, अब मैं क्या करूं? देखिए, सबसे पहले तो आपको 22,000 रुपये जमा करा करके आपका एडमिशन कंफर्म करवाना होगा। यदि आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद में अगला एक प्रोसेस चलेगा जिसको हम कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट में कैंडिडेट अपना कंसर्न देता है कि मुझे मेरी दी गई ऊपर की चॉइस में कॉलेज अलॉट कर दिया जाए, मुझे दी गई मेरी चॉइस में बेटर चॉइस में मुझे कॉलेज अलॉट कर दिया जाए। तो उसको कहा जाता है अपवर्ड मूवमेंट, यानी ऊपर की किसी बेटर चॉइस में आपको अलॉट करना। तो जब आपकी रिपोर्टिंग हो जाती है, फॉर एग्जांपल आपको एनीवेयर राजस्थान पे या डिस्ट्रिक्ट चॉइस पे भी मिलता है, तो भी आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कीजिए। हो सकता है आपके द्वारा भरी गई प्रेफरेंस पे आपको कहीं ना कहीं सीट उपलब्ध हो और आपको कॉलेज अलॉट हो जाए। तो लेकिन ये तभी होगा जब आपकी रिपोर्टिंग हो चुकी है और जब आपने अपवर्ड के लिए अप्लाई किया, तो नेक्स्ट जो भी ऊपर की चॉइस है उसमें आपकी कैटेगरी की सीट उपलब्ध है, तो ही आपको बेटर चॉइस पे मिलेगा। नेक्स्ट जो जनरल क्वेरी आ रही है कि जब हमें मान लीजिए कॉलेज अलॉट होता है, फॉर एग्जांपल कैंडिडेट अलवर का रहने वाला है और उसको बांसवाड़ा में कॉलेज अलॉट हो गया, ये बांसवाड़ा का रहने वाला है उसको गंगानगर कॉलेज अलॉट हो गया, या कहीं पर भी अलवर हो गया, तो अब वो रिपोर्टिंग करना इतनी दूर, कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करना इतनी दूर कैसे जाएगा? तो देखिए, आपको फिजिकली कॉलेज में रिपोर्टिंग करने नहीं जाना है, जब पढ़ने जाना है तब तो जाना ही पड़ेगा। रिपोर्टिंग के लिए आपको फिजिकली नहीं जाना है। फीस 22,000 रुपये जमा करा के आपको डॉक्यूमेंट पहले अपलोड करेंगे, सारे के सारे जो भी मांगे जाएंगे आपसे। अब 22,000 रुपये आप जमा कराएंगे, उसके बाद कॉलेज के द्वारा ऑनलाइन ही आपके रिपोर्टिंग की जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट को चेक करते हुए। यदि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो आपकी कॉलेज के द्वारा रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। उसके बाद में यदि आपको फैसिलिटी दी जाती है अपवर्ड मूवमेंट के लिए, तो आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करेंगे और उसके बाद में आपके अगले कॉलेज में जिसमें भी नया मिलता है उसमें आपकी रिपोर्टिंग हो सकती है। बट आपको फिजिकली रिपोर्टिंग करने तक नहीं जाना है, जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तब आपको जाना ही होगा। तो ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो कि जनरली जो क्यूरी आ रही है हेल्पलाइन पे भी, ऐसा है तो हम कैसे करें, ऐसा है तो इन सब चीज़ों के लिए इसको थोड़ा सा बनाया गया है। तो इस वीडियो को आप एक बार देख लें ताकि आपकी क्यूरी सॉल्व हो जाए, और बाकी लोग भी जो भी इससे रिलेटेड हैं जिनको कोई भी कंफ्यूजन है वो इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लें।
थैंक यू।